सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल सिनेरियो के बारे में। और ये हमें समझ में आता है कि जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वो वेलफेयर ओरिएंटेड हैं। वेलफेयर ओरिएंटेड होने का मतलब है कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ काम करती हैं अपने सिटीजन्स के बेहतरी के लिए। सिटीजन्स को फैसिलिटीज़ मिले, सिटीजन्स की लाइफ बेहतर हो, और उन सिटीजन्स में अगर कोई पिछड़ा हुआ है, कोई पीछे रह गया है, तो उसको बराबर लाने के लिए काम करती हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज़। बेसिकली मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में जो सरकार होती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसका बड़ा मेजर रोल होता है नेशन के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में ही देख लो, इतने सारे स्कीम्स चल रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि नेशन के सिटीजन्स का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सरकार का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, और सरकार का इंपॉर्टेंट रोल है इसका सीधा सा मतलब क्या है कि सरकार के अंडर में फंक्शन करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जब इस लेवल पे स्कीम्स होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज होगा, तो इस ब्यूरोक्रेसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी देनी पड़ेंगी। इस ब्यूरोक्रेसी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन भी देना पड़ेगा। मतलब डेमोक्रेसीज में ब्यूरोक्रेसी भी बेहद पावरफुल होती है। हमारे कंट्री के सिविल सर्वेंट्स को देख लो, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स बेहद पावरफुल होते हैं। आईएएस होने का मतलब है कि आप डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर जैसे बैठे हुए, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका है। तो हद से ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये सिविल सर्वेंट्स। पावर होने में बुराई नहीं है, बिकॉज एक नेशन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम होते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, दी जानी चाहिए पावर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये ब्यूरोक्रेट्स अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे करप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे माल प्रैक्टिसेस के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे ये ऑफिसर्स सिटीजन्स को हैरेस करते हुए दिखाई देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया की एज है, अपन देख सकते हैं खूब सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं जहाँ सिविल सर्वेंट्स सिटीजन्स को हैरेस कर रहे हैं, अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। और ये जो पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है, पावर का अब्यूज़ किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट में ज़रूरत होती है सिटीज़न ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की। कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की जहाँ पे सिटीज़न जाके शिकायत कर सके इस हैरेसमेंट के अगेंस्ट में, इस करप्शन के अगेंस्ट में, इस माल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में। भाई कोई तो चेक हो इस पावर के ऊपर। और इसी चेक के चलते, इसी रिक्वायरमेंट के चलते वेरियस सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स क्रिएट किए गए, वेरियस इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस क्रिएट किए गए दुनिया भर में। जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है उसे बुलाया जाता है ओम्बड्समैन सिस्टम। क्या बुलाया जाता है? ओम्बड्समैन सिस्टम। और इसी ओम्बड्समैन सिस्टम के लाइंस पे वेरियस कंट्रीज़ ने अलग अलग सिस्टम्स बनाए। जैसे कुछ कंट्रीज़ में चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स सिस्टम, कुछ कंट्रीज़ में चलता है प्रोक्यूरेटर सिस्टम, लेकिन जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है उसका नाम क्या है? ओम्बड्समैन सिस्टम। बड़ा बेसिक आर्ग्यूमेंट है। सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्यूरोक्रेसी बेहद पावरफुल है। ये ब्यूरोक्रेसी अपनी पावर को अब्यूज़ ना करे, मिसयूज़ ना करे, उसके ऊपर कोई चेक लगाया जा सके, उसके लिए सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम क्रिएट कर गए। जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है वो है ओम्बड्समैन सिस्टम। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम होता है, इसके अलावा प्रोक्यूरेटर सिस्टम होता है। जो सबसे पॉपुलर है उसका नाम क्या है? ओम्बड्समैन सिस्टम है। ये जो ओम्बड्समैन है, इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत सबसे पहली बार हुई स्वीडन में। कब शुरुआत हुई? 1809 में। ये जो ओम्बड्समैन सिस्टम है इसको सबसे पहली बार कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? स्वीडन में इस्टेब्लिश किया गया। कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया? 1809 में। ओम्बड्समैन को क्रिएट क्यों किया गया था? टू डील विद एवरेज सिटीजन्स कंप्लेंट्स अबाउट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ये जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सरकार के, ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को मिसयूज़ ना करें, अब्यूज़ ना करें, कोई अनफेयर कामकाज ना करें, इसके अगेंस्ट में एवरेज सिटीजन की कंप्लेंट्स को सुनने के लिए बनाया गया ओम्बड्समैन को। ओम्बड्समैन में ये जो ओम्बड है ये स्वीडिश टर्म है, और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु एक्ट्स एज रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्समैन ऑफ अनदर पर्सन। ओम्बड का मतलब ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, स्पोक्समैन के तौर पे एक्ट करता है। मतलब ओम्बड्समैन का मतलब क्या हो गया? ओम्बड्समैन बेसिकली वो इंसान है, वो ऑफिसर है जो कि किसी सिटीज़न की कंप्लेन को सुनेगा, उस सिटीज़न के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, उस सिटीज़न के स्पोक्समैन के तौर पे बैठा हुआ है किसी ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट में।
एक बड़े फेमस एक्सपर्ट हुए ओम्बड्समैन सिस्टम को लेके, उनका नाम है डोनाल्ड सी राउट। और डोनाल्ड सी राउट ओम्बड्समैन के लिए कहते हैं कि ही और शी इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेचर टू हैंडल कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन। ओम्बड्समैन एक ऐसा ऑफिसर है जिसको लेजिस्लेचर अपॉइंट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्शंस के अगेंस्ट में किसी भी सिटीजन की कंप्लेंट्स को सुनने के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ओम्बड्समैन सिस्टम है इसको सबसे पहली बार कहाँ स्टैब्लिश किया गया? स्वीडन में स्टैब्लिश किया गया। किस साल में स्टैब्लिश किया गया? 1809 में। अच्छा, ये जो स्वीडन का ओम्बड्समैन सिस्टम है इसको पावर दी गई है टू डील विद फॉलोइंग मैटर्स। किन मैटर्स से ये डील कर सकता है? कौन कौन से मैटर्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं। कोई ऑफिसर है, वो अपनी पावर को, वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, तो कंप्लेन कहाँ की जाएगी? ओम्बड्समैन में की जाएगी। कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, मतलब एज ऑफिसर आपको जो ड्यूटी दी गई, आपको जो फंक्शन दिया गया, आपको जो टारगेट दिया गया, आप उसको अचीव करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, तो भी शिकायत कहाँ की जाएगी? ओम्बड्समैन में। और ये जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो इंडिया में खूब देखने को मिलती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3-4 महीने पहले मैं किसी काम से किसी सरकारी स्कूल में गया था, और सरकारी स्कूल के टीचर की हालत इतनी ख़राब है कि शब्दों में बताई नहीं जा सकती है। कोई काम नहीं है, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। और सरप्राइज्ड मैं इसलिए हूँ कि सरकार हर चीज़ से बजट को कम करने की कोशिश कर रही है। आर्मी से भी बजट बच जाए कुछ, उसके लिए भी एक स्कीम ले आए हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो देश के फ्यूचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ का टीचर हाथ पे हाथ रखे बैठा है और महीने के 60-70 हज़ार रुपये ले रहा है फ्री में। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, खूब वीडियोस वायरल होती हैं, जिनको ये नहीं पता कि किताब में क्या लिखा हुआ है, जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, और ये सिस्टम चल रहा है। मतलब अपन तो होप ही कर सकते हैं कि कोई अगली गवर्नमेंट आएगी जो इस सिस्टम को सुधारने के लिए काम करेगी, ताकि थोड़ा देश के लिए बेहतरी हो। बट जो भी है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस किसके अगेंस्ट में कंप्लेन की जा सकती है? ओम्बड्समैन के सामने। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, आपको कोई काम दिया गया है और आप उसके लिए ब्राइवरी डिमांड कर रहे हो, तो भी कंप्लेन कहाँ की जा सकती है? ओम्बड्समैन के सामने। नेपोटिज्म का कोई केस है, मतलब आप एबिलिटी के बेसिस पर लोगों को हायर नहीं कर रहे हो, काबिल आदमी को हायर नहीं कर रहे हो, नौकरी नहीं दे रहे हो, आप नौकरी दे रहे हो अपने किसी पर्सनल रिश्तेदार को, जानकार को, तो उसके अगेंस्ट में भी कंप्लेन कहाँ की जा सकती है? ओम्बड्समैन में। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में पेपर लीक। ये जो पेपर लीक है, इसका बेसिक आइडिया क्या है कि जो आदमी एबल है, जिसके पास में मेरिट है, उसको काम नहीं दिया जाएगा। जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में जानकारी है, उसको काम दिया जाएगा। इसके अलावा डिसकर्टेसी, जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो आपके सामने, आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है, आपको डिग्निफाइड वे में ट्रीट नहीं कर रहा है, तो भी कंप्लेन कहाँ की जा सकती है? ओम्बड्समैन में। लेकिन ये स्वीडन में चल रहा है। स्वीडन जो कि बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें, डिसकर्टेसी जैसी चीज़ें, उनके अगेंस्ट में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। हमारे देश में तो आए दिन मिसबिहेवियर के केसेस हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे लोग। तो स्वीडिश ओम्बड्समैन में किन किन चीज़ों के अगेंस्ट में कंप्लेन की जा सकती है या किन चीज़ों से डील करने के लिए पावर दी गई है? एक तो अगर कोई ऑफिसर अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, माल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई केस है, करप्शन का कोई केस है, नेपोटिज्म का कोई केस है, डिसकर्टेसी का कोई केस है, तो उनके अगेंस्ट में ओम्बड्समैन के सामने जाके कंप्लेन फाइल की जा सकती है। ये जो ओम्बड्समैन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट एंजॉयज अथॉरिटी टू सुपरवाइज कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस बाय पब्लिक ऑफिशियल्स एंड सी दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। ओम्बड्समैन जो है वो देखती है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं ये लॉ के अकॉर्डिंग काम करें, ये रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करें और ये अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से फुलफिल करें। ये जो ओम्बड्समैन है ये सभी पब्लिक ऑफिशियल्स पर निगरानी रखती है, जैसे सिविल ऑफिशियल्स, जुडिशियल ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स। सभी ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ में फुलफिल कर रहे हैं, कोई करप्शन नहीं कर रहे हैं, कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी सिटीजन को हैरेस नहीं कर रहे हैं। उस सब पे निगरानी रखने का काम क्या है? इस ओम्बड्समैन का काम है। बट ये जो ओम्बड्समैन है इसके लिमिटेशंस भी हैं। जैसे किसी अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया, भले ही वो डिसीजन गलत हो, ओम्बड्समैन इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकता है। ओम्बड्समैन इस डिसीजन को पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। भले ही डिसीजन गलत है लेकिन उसको रिवर्स करने की, क्वेश्चन करने की कोई भी अथॉरिटी ओम्बड्समैन के पास में नहीं है। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कोर्ट्स वगैरह कैसे फंक्शन करेंगे,
उसके ऊपर भी ओम्बड्समैन का कोई कंट्रोल नहीं है, भले ही कोई डिपार्टमेंट ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, ओम्बड्समैन उसके एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। लिमिटेशन है ये ओम्बड्समैन की। इनफैक्ट आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे कि ओम्बड्समैन किसी भी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, इंक्लूडिंग दी जजेस। जुडिशरी में जो जजेस बैठे हुए हैं उनको भी इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? पनिश नहीं कर सकता है। इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया गया कि वो जो ऑफिसर है, वो जो जज है, वो गिल्टी है, लेकिन ओम्बड्समैन उसको पनिश नहीं कर सकता है। करेगा क्या? बड़ा सिंपली हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट दे देगा और बता देगा कि ये जो आपका ऑफिसर है ये अपने पावर को अब्यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, खुद से पनिश नहीं कर सकता। तो ये ओम्बड्समैन की लिमिटेशन है। ओम्बड्समैन इंक्वायरी कब करता है, इन्वेस्टिगेशन कब करता है? एक तो तब जब इसके सामने आके कोई कंप्लेन फाइल करे, और दूसरा तब जब ओम्बड्समैन को दिखे कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो सुओ मोटो बेसिस पे खुद से भी ओम्बड्समैन इंक्वायरी को, इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकता है। तो हालांकि ओम्बड्समैन बेहद पावरफुल बॉडी है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बड़ा पॉपुलर हुआ और इसका स्प्रेड होने लगा। स्वीडन के बाद इसको फिनलैंड ने इस्टेब्लिश किया 1919 में, फिर डेनमार्क ने इस्टेब्लिश किया 1955 में, फिर नॉर्वे ने इस्टेब्लिश किया 1962 में, न्यूजीलैंड ने इसको इस्टेब्लिश किया 1962 में। और न्यूजीलैंड पहली कॉमनवेल्थ कंट्री है जिसने ओम्बड्समैन सिस्टम को अडॉप्ट किया। और न्यूजीलैंड में ओम्बड्समैन सिस्टम को बुलाया गया पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन। न्यूजीलैंड ने कब इस्टेब्लिश किया? 1962 में किया। पहली कॉमनवेल्थ कंट्री बनी जिसने ओम्बड्समैन सिस्टम को अडॉप्ट किया। और क्या बुलाया गया वहाँ पे? पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन बुलाया गया। यूनाइटेड किंगडम ने इसको इस्टेब्लिश किया 1967 में। और क्या बुलाया? पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली है ओम्बड्समैन सिस्टम ही, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए। इंडिया में ये जो ओम्बड्समैन है इसको बुलाया जाता है लोकपाल या फिर लोकायुक्त। लोकपाल बुलाया जाता है सेंटर में और लोकायुक्त बुलाया जाता है स्टेट में। बड़ी बेसिक बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो ओम्बड्समैन है इसको लेके वेरियस लोग क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड सी राउट कहते हैं कि इट इज़ बल्क वर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेंस्ट टायरनी ऑफ ऑफिशियलडम। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी टायरनी के अगेंस्ट में, इनका जो डिक्टेटरशिप है उसके अगेंस्ट में, इनका जो पावर का मिसयूज है उसके अगेंस्ट में, एक तरीके से ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। गेराल्ड ये भी अपने आप में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये कहते हैं ओम्बड्समैन इज अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्साइंस, कि मतलब पब्लिक की चेतना है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, पब्लिक की डिग्निटी बची रहे। अगर पब्लिक को लग रहा है कि कोई करप्ट है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करनी है, उसके लिए एक सिस्टम है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन के लाइंस पे फ्रांस में इस्टेब्लिश किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स को। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का सिस्टम है इसका भी काम वही है कि सिटीजन्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का सिस्टम भी खूब पॉपुलर हुआ और वेरियस यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में चलता है। सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे यूएसएसआर जो आजकल रशिया है, चाइना, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लाविया, रोमानिया, इनके यहाँ पे चलता है प्रोक्यूरेटर सिस्टम। क्या चलता है? प्रोक्यूरेटर सिस्टम। ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये बेसिकली सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स हैं और लगभग सेम लाइंस पे काम करते हैं। लगभग इनका काम ये है कि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें, अब्यूज़ ना करें, उस पर चेक लगाने के लिए ये सिस्टम्स क्रिएट किए गए। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है इनको। अब सवाल आता है इंडिया में इसको लेके पोजीशन क्या रही है। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी पावर पे कैसे चेक लगाया गया है, कैसे कंट्रोल लगाया गया है। तो हमारे कंट्री में खूब सारे एक्ट्स हैं जो कि चेक करते हैं, जो कि ये देखते हैं कि अगर किसी सिटीजन को कोई कंप्लेन है तो इन फॉलोइंग एक्ट्स के अंडर जाके, इन फॉलोइंग बॉडीज़ में जाके वो कंप्लेन कर सकता है। जैसे पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट ऑफ 1850। बहुत सारे एक्ट दे रखे हैं, अपन ने कुछ ही लिखे हैं। इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, करप्शन के केसेस इसके अंडर फाइल किए जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1968, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964। इसमें बताया गया है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको कैसे बिहेव करना है, कैसे कंडक्ट करना है। रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1966। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, इनका काम क्या होता है? निगरानी रखने का कि कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है।
फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस्टेब्लिश किया गया 1963, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 1964, एंटी करप्शन ब्यूरोज होते हैं स्टेट्स में, लोकपाल है सेंटर में और लोकायुक्त है स्टेट में, इनके भी फंक्शनिंग को अपन पढ़ेंगे, वही चैप्टर चल रहा है। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है, अगर कंज्यूमर को कोई डिस्प्यूट है, कोई परेशानी है तो वो जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। इनका भी वही काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इन कम्युनिटीज़ को, उसका वायलेशन ना हो। सुप्रीम कोर्ट है हमारी कंट्री में, स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, ये भी सुनवाई करते हैं, देखते हैं कि भाई किसी सिटीजन को हैरेस तो नहीं किया जा रहा, कोई करप्शन का केस तो नहीं है, कोई अपनी पावर को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है इन दी कैबिनेट सेक्रेटरीट 1988 में बनाया गया। पार्लियामेंट और उसकी कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट का भी बेसिक काम क्या है कि जो सरकार है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करना। फिर केरला में फील्ड टू फील्ड प्रोग्राम चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो गांव-गांव जाते हैं और लोगों की शिकायतों को सुनते हैं। विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का, इसके तहत कोई भी सिटीजन कंप्लेन कर सकता है किसी भी करप्शन की। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ 2007 है। ये सारे सिस्टम्स, ये सारे एक्ट्स जो हैं वो क्यों लाए गए? ताकि जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं, जो सरकार है उसकी पावर पे चेक लगाया जा सके, वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे, अब्यूज़ ना करे, इसके लिए सारे कानून बनाए गए। आज की बातचीत अपनी ख़त्म हो गई। अब अगले सेशन में हम देखेंगे कि लोकपाल का सिस्टम हमारे कंट्री में कैसे फंक्शन करता है, लोकायुक्त का सिस्टम हमारे कंट्री में कैसे फंक्शन करता है। इस सेशन में डाउट जैसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।